मैंने थोड़ा परहेज किया कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बात नहीं करूंगा, बल्कि वक्त की कमी को महसूस करते हुए मैं सीधा कुछ पॉइंट्स पे आता हूं। एक, मैं फॉरेस्ट राइट्स के एकेडमिक चीजों पे नहीं जाऊंगा। आई थिंक कि यहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं और वो सब जानते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स क्यों आया और उससे हमें अचीव क्या करना है। मुझे लगता है कि उन पे हम लोग ज्यादा बात कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स कानून एक तहरीक के जरिए आया। जितने भी आज तक लेजिस्लेशंस आई हैं, कानून आए हैं, कुछ पॉलिसी मेकर्स ने बनाया, लेकिन कुछ कानून जो है वो तहरीकों के जरिए, जिसमें आवाम ने महसूस किया कि ये कानून होना चाहिए। और चूंकि फॉरेस्ट राइट्स के प्रियम्बल में दो चीजों का जिक्र है, एक कि ये करेक्ट करेगा, सुधार करेगा तारीखी गलतियों का, और दूसरा कि ये तस्लीम करेगा कि जो फॉरेस्ट डेवलपर्स है उनके हुकूक फॉरेस्ट के ऊपर। और चूंकि इसमें दो हिस्से हैं, एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है और एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है। और जो हमारी टीम है, फॉरेस्ट राइट्स कोलिशन की टीम, जो कि 30 से ज्यादा एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का एक कोलिशन है, जो अलग अलग चीजों पे काम करते थे, वाइल्ड लाइफ पे काम करते थे, माउंटेन इकोलॉजी पे काम करते थे, सॉइल कंजर्वेशन पे काम करते थे, वाटर कंजर्वेशन पे काम करते थे। तो उन सब ने ये महसूस किया कि रूरल डेवलपमेंट और पेस्टोरल कम्युनिटी के राइट्स को बचाने के बगैर हम लोग अचीव ये कंजर्वेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया, क्योंकि जैसे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसरान मौजूद है, जो आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा कानून को प्रोपेगेट करते थे, वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हाँ, उसमें भी कुछ राइट्स की जिक्र की गई थी, और इवन जम्मू कश्मीर में बहसती कानून करीबन 16 साल के बाद हमें मैसर हुआ। 2000 मार्च में हमें फॉरेस्ट राइट्स कानून एज कानून आया। उससे पहले इवन पेस्टोरल कम्युनिटीज से जो लीडर उभरे हैं, फिर एमएलएज बने थे, एमपीज बने थे, वो भी इस कानून की यहां प्रचार नहीं करते थे, वो भी मुखालफत करते थे। लेकिन बाद में बाय डिफॉल्ट उस कानून को आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आना ही पड़ा। खैर, जो इसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट का क्लॉज है, तो हम लोग उसको फोकस करते हुए करीबन 21 से ज्यादा विलेजेस में रेजोल्यूशंस आ चुके हैं, जिसमें अभी डिबेट चलेगा। ग्राम सभा से सब कुछ आया है, रिसेंटली त्राल के ग्राम सभा से आया, हाजन गुलिस्तान से। तो 200 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने डिक्लेयर किया एज कम्युनिटी फॉरेस्ट, जिसमें अभी राइट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगे। अभी एसएलडीसी के पास जाएगा और उसके बाद डीएलसी के पास जाएगा। और जैसे डॉक्टर सदाना ने यहां पे बताया कि हम लोग काम करते करते इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पेस्टोरलिज्म को बचाना है। क्योंकि जब हम यहां के ग्रेजिंग लैंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक ग्रेजिंग लैंड हमारे यहां गांवों के अंदर होता था। मैं श्रीनगर से, मतलब श्रीनगर के हॉट लाल चौक से 8 किलोमीटर दूर रहता हूं, शाल्टेंग। हमारे गांव के 5000 रिकॉर्ड में अभी भी है, 5000 कनाल ग्रेजिंग लैंड है, घास चराई, लेकिन मौजूद नहीं है। क्योंकि जो यहां 89 के बाद हालात बने थे, उसमें सरकार का ये चीजें फोकस में नहीं रही, सिक्योरिटी फोकस में रही, और ये सारे लैंड माफिया, जो ऑर्गेनाइज्ड लैंड माफिया थी, उनके हाथ चढ़ गया। और फिर जो सरकार की पॉलिसीज थी, जैसे जहां हम अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां डल डेवलपर्स को लैंड दी गई थी। दी कहां? डल को बचाने के लिए रख आरत को फिलअप करते वहां लैंड दी। लेकिन जो डल
के डेवलपर्स थे, उनका रोजगार इधर था, इसीलिए उन्होंने लैंड वहां ली और बेची, और वो वेटलैंड भी गया और यहां से भी वो नहीं गए क्योंकि लाइवलीहुड यहां है। और कल भी ये बात आई कि हमारा जो लैकिंग है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिस्कशन करेगा तो वो कहेंगे कि हम ही जो सोचेंगे वही सुप्रीम है। जब सुकास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो कहेंगे बस हमारा ही है। तो आपस में जो कमी है, जो 70 साल से हम इन फोरम्स पे बहस भी करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सड़क बन रही है, R&B बना रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आ रहा है, वो उसको ब्यूटीफाई कर रहा, प्लांटेशन कर रही है। उसके बाद PHE वाले आ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं, वो उखाड़ रहे हैं उन पेड़ों को भी, और फिर वो लाइन बिछा रहे हैं, तार बिछा रहे हैं, और आपस में मेल मिलाप है ही नहीं कि एक ही साथ बैठ के किसको क्या करना है, और इस तरह पब्लिक एक्सचेकर भी बच जाएगा। और इस चीज को थैंक यू, और इस चीज को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। कल से बहुत सारे स्पीकर्स ने ये बात रखी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है, और कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यहां फैकल्टी मेंबर्स भी है, आज तक आप मतलब जो बाहर से लोग हैं, जब आप सेब खाते हैं तो आप कश्मीर के सेब के नाम से सेब खाते हैं, यही है ना? लेकिन वो कश्मीर का सेब नहीं है। ये आज सुन लो, ये हकीकत, वो एग्जॉटिक है, अमेरिकन है, इटालियन है, बल्गेरियन है, यहां का नहीं है। यहां का जो सेब है वो आप शायद पसंद भी नहीं करेंगे, और अब वो एक्सटिंक्ट भी हो गया, हो रहा है, कहीं कहीं वो सेब है। और जब आप एग्जॉटिक स्पीशीज लगा रहे हो, फिर वो सस्टेन नहीं करते हैं इस ज्योग्राफिकल रीजन में, वो दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन का है, फिर हमें उसको पेस्टिसाइड्स करने पड़ते हैं और 10 से ज्यादा स्प्रेज करते हैं। फिर जब वो सारा वॉशअप होता है तो वाटर रिसोर्स में चला जाता है, और फिर अल्टीमेटली हमारे फूड चेन में दाखिल होता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो एक जगह जब ये चेन टूट जाती है तो पूरा का पूरा माशरा, वो हेल्थ के हवाले से हो, वो एक्वेटिक लाइफ हो। मैं आपको एक्वेटिक लाइफ के बारे में बता दूं, हमारे यहां 63 स्पीशीज, रिकॉर्डेड 63 स्पीशीज ऑफ फिश थी 23 साल पहले, और अभी वो डिक्लाइन होके सिर्फ 13 रह गई है, और 13 में भी 4 ऑफन है और 9 रेयर है। और जो हमारा सबसे बड़ा और फ्रेश, एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर है, उसमें 85% फिश क्वांटिटी कम हुई है। और अभी ये 19 गांवों का जो डिपेंडेंट है डायरेक्टली फिशिंग पे, उनके लाइवलीहुड का भी मसला है। लेकिन शुरू कहां होता है? जहां एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सुकास एक्सोटिक स्पीशीज का प्रचार करते हैं कि वो फल ज्यादा देते हैं, वो लाल ज्यादा होते हैं, फिर आप डिस्टर्ब करते हो। और आज तक ऑर्गेनिक एप्पल कल्टीवेशन की तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहां से आज ये भी जाना चाहिए मैसेज, और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज है, साइंटिस्ट्स है, वो थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान दें कि पेस्टिसाइड्स के बगैर हम कैसे ये उगा सकते हैं, और फिर हम तय कर ले इसके नुकसान ज्यादा हैं या फायदे। और आप 30 साल से पहले कल ये सिनेरियो ले लीजिए। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग शायद समझते हैं कि मैं PhD डॉक्टर हूं, नहीं, मैं नॉन प्रैक्टिसिंग मेडिकल ट्रेन डॉक्टर हूं। और 30 साल पहले इतने बीमारियां नहीं थी, इतने बीमार नहीं थे, और इतनी दवाई खर्चा नहीं होती थी। ये क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हुए, और उसकी तरफ आज तक कोई रिसर्च हो नहीं रहा है। जीन मॉडिफाइड सब हमारे पास फूड से अवेलेबल है, और ये जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है, इससे हमारे फॉरेस्ट्स के ऊपर भी डायरेक्टली असर पड़ता है, क्योंकि पॉलिनेटर्स मर रहे हैं इससे। और इसीलिए जो वाइल्ड हनी था वो गायब हो गया, और इसीलिए जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स वहां शहद पे मुनसर थे वो अब नीचे आ रहे हैं, और नीचे वो लोगों को मार रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। तो ये एक चेन है जिसको हमें संभालने की जरूरत है। और
जो भी पॉलिसी है उसमें ये रखने की जरूरत है कि ये जो इनऑर्गेनिक कल्चर बढ़ रहा है, कैश क्रॉप बढ़ रहा है। रिसेंटली जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि फॉरेस्ट कवर जम्मू कश्मीर का बढ़ रहा है, लेकिन उसमें यह भी है जो हमारे सीजनल वेटलैंड्स, पैडी लैंड्स थे, उनको अब कन्वर्ट किया। वो आप सॉरी जी जी I will request you to tie this your discussion with the rangeland. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यस वेरी सुपर। थोड़ा इसके ऊपर ना आप अब कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। खैर यही है कि मतलब ये प्रैक्टिकल मसला है। जब बात करने का मसला आता है तो हमारा कैद होता है वक्त का, और यस ओब्वियसली हमें ख्याल भी रखना होगा कि महफिल वक्त पे खत्म हो। और लेकिन मेरी दरख्वास्त है यहाँ जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या बाकी सारे डिपार्टमेंट से, कि थोड़ा जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके सेहत के लिए, हमारे फॉरेस्ट्स के लिए, हमारी पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में हम ध्यान दें, और जो चीजें हमें लाजिमी करनी है उनकी तरफ हम थोड़ा इस वर्कशॉप को वो गुफ्तम शनीदम बरखास्तम के उसूलों पे ना रखें, बल्कि आगे चलाएं कि हम इंटीग्रेटेड पॉलिसी, वो चाहे फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए हो, पास्चर्स को बचाने के लिए हो, उनको हम कैसे बचाएं। तो उसके और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है, और दूसरा ये है कि कोई इसको पर्सनली ना लें। जब हम कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के तहत ग्राम सभा भी करते हैं तो हमें बड़ी हेजिटेशंस आती हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और कभी कभी जो मौजूद फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो साइन नहीं करते रेजोल्यूशन पे, ठीक है, वो उनको अलॉट नहीं करना है, अप्रूव नहीं करना है, उनको सिर्फ ये साइन इसलिए है कि ये ग्राम सभा हुई, ये पब्लिक डिसीजन है, और वो एक उसूलों के तहत, जो पीआरआई के उसूल है उसके तहत होती है, जो सीएफआर के उसूल है उसके तहत होती है, और उनको लगता है कि मेरी नौकरी जाएगी। रिसेंटली हमें फोन भी आए थे, धमकी वाले फोन भी आए थे। तो ये नहीं है कि मतलब हमें धमकी वाले फोन भी नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। क्या है कि जो कम्युनिटी इन्वॉल्विंग प्रोग्राम्स थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो फॉरेस्ट राइट्स कानून से पहले भी थे, जैसे जेएफएम था, जैसे विलेज फॉरेस्ट कमिटीज थे, जैसे इको डेवलपमेंट कमिटीज थे, या पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज थे, या वाटरशेड स्कीम थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां फेलियर था, तो हम उनको एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो उसकी फेलियर्स थे वो हम काउंट नहीं करते। तो मेरी ये भी गुजारिश है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, तो जो अकाउंटेबिलिटी है, बेसिक अकाउंटेबिलिटी और फेलियर से ही हम सीख सकते हैं कि हमें आगे अच्छा क्या करना है। क्योंकि मेरी जो प्रेजेंटेशन थी, मैंने वक्त की नजाकत को देखते हुए वो पूरी नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 21 जगह जो सीएफआर हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सीएफआर या एफआरए 2006 आने से पहले जो हमने एक पास्चर लोगों के नाम कर दिया था, वो था तोसा मैदान, जो 2019 में जो दुनिया भर में कम्युनिटी कंजर्वेशन की स्टोरीज 20 स्टोरीज डॉक्यूमेंट हुई थी, उसमें तोसा मैदान एक स्टोरी थी। तो उसको एक सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में देखा जा सकता है। जो हमारे कंजर्वेटर साहिबान यहाँ मौजूद है, तो मुझे बताया गया है कि 3 कंजर्वेटर साहिबान यहाँ मौजूद है, हो सकता है कि उससे ज्यादा हो। उससे पहले जो तोसा मैदान का एक फुटहिल विलेज था सीताहरण, तो वहां मशहूर कहावत थी कि जब लड़का पैदा होता था तो घोड़े का बच्चा खरीदा जाता था, और एक बड़ी कुल्हाड़ी, घोड़ा का बच्चा भी बड़ा होता था और वो बच्चा भी, यानी उसको एक मैसेज बचपन से ही दी जाती थी कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको जंगल काटना है। लेकिन
इस सक्सेस स्टोरी के बाद, तोसा मैदान कंजर्वेशन स्ट्रगल के बाद, अब वही लोग पेड़ लगा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा 2014 तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मौजूदगी वहां 0 थी। आप ये पता कर देना, जो जूनियर डिपार्टमेंट्स है, जूनियर फील्ड ऑफिसेज है, जो पनिशमेंट ड्यूटी जब दी जाती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो उसको सुखनाग रेंज में भेजा जाता था या एसपीएस रेंज में भेजा जाता था, क्योंकि वहां इतने खतरनाक और खूनखार टिम्बर स्मगलर्स रहते थे। लेकिन जब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया गया, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा जो उस समय के फॉरेस्ट ऑफिसरान पीर पंजाल डिवीजन में पोस्टेड थे, मैं उनकी जिक्र करूंगा। एक एसीएफ थे जो अभी शायद डीसीएफ बने हैं, और एक सीएफ भी है, इरफान रसूल, अल्ताफ हुसैन, वो सब जो तोसा मैदान बचाव फ्रंट बना था, और 10,000 पेस्टोरल फैमिलीज के लिए वो प्रोटेक्ट और कंजर्व किया गया। और अभी वहां कम्युनिटी बेस, जिसका नाम है कम्युनिटी ड्रिवन एडवेंचर एंड रूरल टूरिज्म, अभी वहां इंप्लीमेंट हो रहा है। और 50,000 से ज्यादा लोग अभी वहां रोजगार कमा रहे हैं। Excellent. Your important message is very clear. We are really very happy to have you, Rasool Saab. Thank you. Thank you so much. और एक मैसेज छोड़ के जा रहा हूं। जी जी जी। हमारे पास्चर्स के लिए और पेस्टोरल कल्चर के लिए जो खतरा है वो है ओवर टूरिज्म। जो ओवर टूरिज्म है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है और कंटेन करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं सेंथल साहब से गुजारिश करूंगा कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है, जहां पे अभी मास टूरिज्म, वो चाहे गुलमर्ग हो, और गुलमर्ग वैसे बायोस्फीयर बायो रिजर्व भी है, और दूध पत्थर। और अभी मैं आपको बताऊं, मैंने सरकार में 9 साल तक सर्विस दी है। 2014 तक मैं सरकार में नौकरी कर रहा था। मेरी पोस्टिंग वहां 2005 में हुई थी। तो उस समय का दूध पत्थर फॉरेस्ट और इस वक्त 50% डिक्लाइन हुआ है फॉरेस्ट। नॉट ओनली ट्रीज, for all type of forest species, even butterflies, वाइल्ड लाइफ अभी खत्म हो रहा है। और उसका एक ही रीजन है ओवर टूरिज्म। और ये एक मद्देनजर रखें, अगर सुकास्त हमें हेल्प करें, हम मिलके कैरिंग कैपेसिटी स्टडी करें और उसके हिसाब से टूरिज्म अलाउ करें। ये मेरा एक गुजारिश है कि आप इस पे खास ध्यान दें। और दूसरी मैसेज ये है, जब हम फॉरेस्ट एरिया से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या रोड्स निकालते हैं, उसका एक फॉरेस्ट प्रोग्राम्स में ही प्रोविजन है कि उसके बदले लैंड दी जाए जहां हम कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करेंगे। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। लेकिन या पॉइंट शॉर्ट ऑफ टाइम, तो उसके बदले में गांव में जो लैंड ऑफ कॉमन्स थी कि उस पे कंपनसेटरी ये एफॉरेस्टेशन करती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जो डेंस फॉरेस्ट के अंदर पास्चर्स हैं उन पे करते हैं। हमारी ये गुजारिश है, उन पास्चर्स को रहने दे पेस्टोरल कम्युनिटी के लिए, और वो प्लांटेशन जो है वो कहीं और करें। और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा, जो पीर पंचाल डिवीजन है उसमें हमारे ग्रुप्स जो थे, तोसा मैदान बचाव फ्रंट, पीर पंचाल बचाव फ्रंट, फॉरेस्ट राइट्स कोलिशन J&K और स्कूल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट मिलके हमने 2,70,000 देवदार सैंपलिंग वहां पे प्लांट किए हैं। और उसमें इंक्लूड है जो पहले फॉरेस्ट टिम्बर स्मगलिंग में मुलव्वस थे वो, और उनके बच्चे भी करते हैं। और इन्हीं अल्फाज शुक्रिया।